वेलकम क्लास। हम सभी पढ़ रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम 2 पार्ट तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 वर्गीकी। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी। वास्तविकता में हम देखेंगे कि वर्गीकी क्या है। वर्गीकी के अंतर्गत हम विभिन्न जीवों को, हम इसके पहले जैव विविधता पढ़ चुके थे और जैव विविधता के अंतर्गत हम जानते थे कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी कि छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक पाए जाते हैं। हम उन सभी छोटे से लेकर के बड़े जीवों को उनकी समानता तथा असमानता के आधार पर अनेक प्रकारों में विभाजित करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सभी जीवों को उनके समानता तथा असमानता के आधार पर, समानता तथा असमानता यानी कि गुणों के आधार पर, असमानता के आधार पर विभाजित करके अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण करके या विभाजित करके अध्ययन करते हैं। इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसी अध्ययन को हम वर्गीकी कहते हैं। याद रखिएगा। और वर्गीकी के जो पिता हैं वो लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस ही वर्गीकी के पिता हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। थोड़ी और चीजों को देखते हैं। तो वर्गीकी के अंतर्गत हम किसी भी जीव की संरचना को देख सकते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत हम किसी भी जीव की संरचना को यानी कि स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, उसकी जैविक क्रियाओं को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैविक क्रियाओं को देख सकते हैं और उसके रासायनिक संगठन को देख सकते हैं। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि जीव की संरचना कैसी है, उसमें क्या क्या जैविक क्रियाएं चल रही हैं और उसमें क्या क्या रासायनिक संगठन है। इन्हीं गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे? उसको किसी न किसी जगह पर रखेंगे, कुछ न कुछ भागों में विभाजित करेंगे। मान लीजिए एक क्लास है और क्लास में कई प्रकार के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थियों को ग्रुप में बांटना बहुत आवश्यक होता है और इसीलिए क्लास में बहुत सारे ग्रुप बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों को आगे बैठाना, बड़े बच्चों को पीछे बैठाना, इस प्रकार के कई सारे ग्रुप। या फिर आप देखिए विद्यालयों में कक्षाएं सेक्शन में बटी होती हैं, लेकिन वही छात्र जब मैदान में आ जाते हैं तो मालूम नहीं चलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस क्लास का है। तो कौन सा विद्यार्थी किस क्लास का है ये समझने के लिए हमें उनके एक उचित वर्गीकरण की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। और वास्तव में हम वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं कि वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी के अध्ययन को वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। हम टैक्सोनॉमी के अध्ययन को वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी विज्ञान का अर्थ होता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ही एक बुक लिखी थी जिसको हम सिस्टेमा नेचुरी के नाम से जानते हैं। वास्तव में जो सिस्टमैटिक शब्द है, कौन सा शब्द? सिस्टेमैटिक। वास्तव में जो सिस्टमैटिक शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो कि सिस्टेमा है। ये बना हुआ है कौन से भाषा के शब्द से मिलकर के बना हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से बना हुआ है। कौन सा शब्द? सिस्टेमा। ठीक है ना? लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से बना हुआ है और उस सिस्टेमा का अर्थ होता है नियमित व्यवस्था। क्या अर्थ है? नियमित व्यवस्था। अब सिस्टेमा का अर्थ होता है नियमित व्यवस्था, अर्थात एक निश्चित व्यवस्था में हम जब जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं।
तो वर्गीकरण के लिए हमें किसी ना किसी इकाई की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम वर्गीकरण की इकाइयां कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण की इकाइयां। अब वर्गीकरण की इकाइयां, अब इस बात को समझिए, जो वर्गीकरण की इकाइयां हैं या वर्गीकरण के मूलभूत आधार जो होते हैं, मूलभूत आधार 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले यदि हमको कोई जीव मिलता है, मान लेते हैं एक वैज्ञानिक है, उसने एक जीव वो कोई नया जीव पा गया है। अब उस नए जीव को सबसे पहले क्या करेगा? वो आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा। तो जो पहली इकाई होती है वो होती है पहचान करना या फिर आइडेंटिफिकेशन करना। क्या करना? आइडेंटिफिकेशन करना। अब यदि वह जीव पहचाना जा चुका है तो उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा ताकि उस जीव को हमेशा सभी पहचान सकें। तो इसमें जो इसकी जो दूसरी इकाई होती है वो होती है नामकरण की। क्या होती है? नामकरण, यानी कि नोमेनक्लेचर। जो अगली इकाई होती है वो होती है नामकरण की, यानी कि नोमेनक्लेचर। और जो इसके बाद की अंतिम इकाई है, यदि उस जीव को पहचाना जा चुका है, नामकरण किया जा चुका है, जो नामकरण करने के बाद अब इसको क्या किया जाएगा? वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि वर्गीकरण करना, यानी कि क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से इस जीव को हम 3 प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऐसा समझिए, सबसे पहले जीव को पहचाना जाएगा, उसे ढूंढ करके देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? तो लक्षणों के आधार पर। क्या देखा जाएगा? लक्षणों के आधार पर उसको पहचाना जाएगा ये किस प्रकार का जीव है। सबसे पहले देखा जाएगा वो पादप है या जंतु है। पादप में किस प्रकार का पादप है? पादप में बहुत प्रकार के पादप होते हैं। शैवाल होता है, कवक होता है, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वो किस प्रकार का पादप है? इसी प्रकार से जंतुओं में कशेरुकी, अकशेरुकी, कई प्रकार के जंतु होते हैं। तो उन जंतुओं में किस प्रकार के गुण हैं उसमें। अब पहचानने के बाद उसका नामकरण करना बहुत ही आवश्यक है ताकि उसको आगे भी चल करके पहचाना जा सके। तो नामकरण में एक तो कॉमन नाम होता है जिसको हम देशज नाम कहते हैं। कौन सा नाम होता है? देशज नाम होता है। और एक नाम होता है जो कि वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखिए, देशज नाम, चीजें जहां पर जिस नाम से जानी जाती है उसे हम देशज नाम कहते हैं या वर्माकुलर नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्माकुलर नेम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पक्षी को ले सकते हैं, जैसे कि भारत में एक घरेलू पक्षी पाया जाता है जिसे हम गौरैया कहते हैं। तो गौरैया तो इस पक्षी को भारत में कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड में इसी पक्षी को स्पैरो कहा जाता है। स्पैरो। तो अलग अलग नाम आ गए। भारत में मैंने इसको गौरैया कहा, इंग्लैंड में इसी पक्षी को स्पैरो कहा जाएगा, और भी कहीं। ठीक है ना? और यही अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में इसी पक्षी को, गौरैया को ही हास्परलिंग कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अलग अलग नाम हो गए। ठीक, एक पक्षी एक ही है जिसको हम साधारण भाषा में गौरैया कह रहे हैं, और गौरैया जो पक्षी है वो 3 अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। भारत में गौरैया नाम से, इंग्लैंड में स्पैरो नाम से, और जर्मनी में हास्परलिंग नाम से। तो इस पक्षी को हर जगह एक ही नाम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम वैज्ञानिक नामकरण करते हैं, और हम हर एक चीज का क्या करते हैं? वैज्ञानिक नामकरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है, और आगे चल करके हम कई सारे वैज्ञानिक नामों को पढ़ेंगे। वास्तविकता में वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए ICBN कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि ICBN, ICZN। ठीक है ना? ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना? बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि वनस्पतियों का नामकरण। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि जंतुओं का नामकरण।
मैंने कहा इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल, और अगर बात करें इसका तो जूलॉजिकल या फिर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो ये दो संस्थाएं हैं। इसके अलावा और भी संस्था है जो कि जीवाणु, कुछ संस्थाएं जीवाणुओं का नामकरण करती हैं। तो जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, इसलिए उसे भी आईसीबीएन ही कहेंगे, और वो हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो वायरस का नामकरण करती हैं। तो अगर वायरस का नामकरण करेंगे तो संस्था हो जाएगी आईसीबीएन, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से तो हमारे आसपास पाई जाने वाली चीजों का, जैसे कि वनस्पति हो गया, जंतु हो गया, जीवाणु हो गया और वायरस हो गया, इन सभी का नोमेनक्लेचर किया जाता है पहचानने के बाद। और इसके बाद इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। आगे के क्लास में हम चल के वर्गीकरण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।